आर.एन.डी. पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार जिनगर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री। आज हम पाषाणकालीन संस्कृतियाँ यानी कि पाषाणकालीन सभ्यता की दूसरी क्लास हम पढ़ेंगे। बीए फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है। कल हमने पाषाणकालीन संस्कृति 3 चरण के बारे में चर्चा की थी, जिसमें पूरा पाषाण युग को हमने विस्तृत पढ़ा था। आज हम मध्य पाषाण और नवपाषाण काल को हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। मध्य पाषाण काल लगभग 8000 ईसा पूर्व हिम युग के समाप्त होने, नूतन काल के आरंभ होने का मध्य का जो समय था वह मध्य पाषाणकालीन संस्कृति का समय माना जाता है। इस काल में बर्फ की जगह घास के मैदान उगे, जंगल उगने प्रारंभ हो गए थे। घास और जंगलों में रहने वाले छोटे बड़े पशु विकसित हुए। इन पशुओं को शिकार करने के लिए हथियारों की आवश्यकता हुई, तो मनुष्य ने लघु पाषाण उपकरण यानी कि पत्थरों के उपकरण बनाना प्रारंभ किए। उन्हीं से नए हथियारों का निर्माण किया। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति में अनेक नए तत्व देखने को मिले थे, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, आखेट में सुगमता रही, मनुष्य छोटी छोटी टोलियों में रहने लगा। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि जो पूरा पाषाणकालीन संस्कृति मनुष्य का जीवन था थोड़ा जटिल था, यहाँ पर कुछ सरलतम रूप में देखने को मिल रहा है। मनुष्य अब स्थायी रूप में रहने लगा, स्थायी रूप में निवास करने लगा। सबसे बड़ी विशेषता मध्य पाषाण काल के पशुपालन और कृषि की शुरुआत इसी समय हुई थी। मिट्टी के बर्तन बनने लगे, शवों को सुनियोजित ढंग से दफनाने की विधि प्रचलित हुई। जब जनसंख्या में वृद्धि हुई, मनुष्य टोलियों में रहने लगा, तो निश्चित है कि मनुष्य में आपसी मतभेद होता, तो संघर्ष की शुरुआत भी होती है। तो यहाँ पर आपसी युद्ध के भी प्रमाण मिले हैं। मनुष्य भोजन पकाकर खाने लगा था। हमने एक बात पहले भी बताई थी, पूरा पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन व्यवस्थित ढंग से प्रयोग हम यहाँ पर इस काल में कर रहे हैं। इस काल में मनुष्य भोजन संग्रह करते हैं, यानी शिकार करके भोजन संग्रह भी कर रहा है और कृषि करके उत्पादन भी कर रहा है। दोनों चीजें इस मध्य पाषाण काल में हो रही है। मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बागौर से इस समय के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रश्न पूछा जाता है। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र वीरभानपुर पश्चिम बंगाल, आजमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में भी इस संस्कृति के केंद्र मिले हैं। इस काल में मनुष्य के भावी जीवन में परिवर्तन भी देखने को मिला है। आगे का क्रम की बात करें, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल सरलतम शब्दों में एक सभ्य मानव का विकास, यानी कि एक सभ्य मानवता को प्रवेश द्वार हम कह सकते हैं इस नवपाषाण काल, जो प्राचीन बर्बरता सभ्यता को समाप्त कर एक नवीन सभ्यता में प्रवेश कर रहा था। सुनिए इसको। नवपाषाण युग प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन की सबसे प्रमुख सीढ़ी है नवपाषाणकालीन संस्कृति। यद्यपि कालक्रम के हिसाब से ये इसका जो काल है काफी छोटा है, किंतु इस युग में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। यह निश्चित करना कठिन है, ध्यान रहे, यह निश्चित करना कठिन है कि मध्य पाषाण काल का अंत कब हुआ था और नवपाषाण काल का उदय कब हुआ था। इस चीज को निश्चित करना कठिन है। फिर भी लगभग अनुमानित 7000 ईसा पूर्व में इसका उदय हम मानते हैं। इस समय मनुष्य सुचारू रूप से कृषि और पशुपालन का कार्य प्रारंभ कर दिया था। भोजन संग्रहकर्ता से अब भोजन उत्पादक करता ही बन गया, सिर्फ भोजन उत्पादक करता बन गया। नवपाषाण युग में सामाजिक जीवन भी प्रभावित हुए। मनुष्य परिवार, समूह और कबीलों में रहने लगा। देखिए, इससे पूर्व केवल समूह था, अब यहाँ पे कबीला शब्द आया। जनसंख्या में वृद्धि हुई। स्त्री और पुरुष के श्रम का विभाजन हुआ। जो स्त्री और पुरुष थे उसमें पुरुष को क्या काम करना, स्त्री को क्या काम करना, उसके श्रम का विभाजन हुआ। व्यवसाय के आधार पर अलग अलग वर्ग तैयार हो, जैसे कुंभकार, बढ़ईकार, कृषक, मिट्टी के बर्तन बनाने कुंभकार, कृषि करने वाला कृषक। परिवार पितृ सत्तात्मक स्वरूप में आने लगा। इस काल में आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मनुष्य कृषि एवं पशुपालन करने लगा, साथ साथ नए नए व्यवसाय और शिल्पों का भी उदय हो गया इस काल में। इस काल में मनुष्य के उपकरण और हथियार अत्यधिक सुंदर बने। सुनियोजित हथियारों का प्रयोग इस काल में होने लगा। इस काल में राजनीतिक स्वरूप भी देखने को मिला। देखिए, जब परिवार बनता है, समूह बनता है, कबीला बनता है तो उस कबीले को संचालित करने वाला एक व्यक्ति भी होता है, जो आगे चलकर एक राजा का रूप लेता है। इस काल में राजनीतिक स्वरूप भी देखने को मिला। मनुष्य कबीलों में संगठित हुआ। इनके कुल चिन्ह के आधार पर कबीलों का एक मुखिया निर्धारित हुआ, जो मनोनीत या निर्वाचित होता था।
वही संपूर्ण कबीले का दिशा निर्देश करता था, यानी कि कबीले का राजा कबीले का मुखिया होता था। इस काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाने लगी, मातृ देवियों की भी पूजा की जाने लगी। इस काल में मंदिर पुरोहितों का उदय नहीं हुआ था, किंतु जादूगर का समाज और धर्म पर पूरा प्रभाव था। लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। इस काल में बुर्ज होम और गुरफक्राल कश्मीर में नवपाषाणी कालीन संस्कृति के पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। चिरान जो बिहार के अंतर्गत है, नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। पिकलिहन कर्नाटक से नवपाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान से नवपाषाणकालीन संस्कृति के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इलाहाबाद में स्थित कोडिलवाह नामक एकमात्र ऐसा नवपाषाणकालीन पुरास्थल है जहां पर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में नवीन पाषाणकालीन संस्कृति का मुख्य केंद्र बेलूरी था, जो कर्नाटक प्रांत में है। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मनुष्य पूर्ण रूप से सभ्य बन चुका था, एक सुव्यवस्थित सामाजिक प्राणी बन चुका था। मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन स्पष्ट हमें देखने को मिल रहे थे। और इसी काल के बाद ताम्रयुगीन सभ्यता और लोहयुगीन सभ्यता, यानी कि ताम्रयुगीन संस्कृति और लोहयुगीन संस्कृतियों का विकास या कालक्रम प्रारंभ हुआ। ये था हमारा पाषाणकालीन संस्कृतियों का समग्र अध्ययन। हम आगे की क्लास में एक नवीन टॉपिक के साथ में हम आप फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,